आज हम संघवाद का जो दूसरा भाग है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था के बेहतर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। क्या जरूरी है? संवैधानिक प्रावधान। भारत में संघीय व्यवस्थाओं की सफलता का मुख्य श्रेय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को दिया जाता है। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और साथ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। भाषाई राज्य। क्या? भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। कब की थी? 1947 में। उस समय से लेकर 2006 तक की अवधि में कई परिवर्तन हुए। क्या हुए? कई परिवर्तन हुए। कई नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, उनका क्षेत्र और नाम बदल दिए गए। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, भूगोल और जातीयताओं की विभिन्नताओं को रेखांकित करने के लिए और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया था। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। भाषा नीति। क्या? भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। कितने प्रतिशत भारतीयों की? 40% भारतीयों की ये मातृभाषा है। कौन? हिंदी। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। कितनी भाषाओं को? हिंदी के अलावा 21 और, यानी हिंदी सहित 22 भाषाओं को। राज्यों को भी अपनी राजभाषाएं, राज्यों की भी अपनी जो राजभाषाएं हैं, और राज्यों को अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही करना पड़ता या होता है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो गया था। कब हुआ था बंद? 1965 में। किसका? अंग्रेजी भाषा का कामकाज की भाषा में उपयोग लेना ये बंद कर दिया था। पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु ने तो इस मांग ने उग्र रूप भी धारण कर लिया था। यानी तमिलनाडु में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने के लिए जो आंदोलन हुआ था वो उग्र हो गया। उन्होंने कहा अंग्रेजी भाषा को बंद नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझा दिया था। कौन से विवाद को? कि अंग्रेजी भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये विरोध होने के कारण अंग्रेजी भाषा को भी इन्होंने कामकाज में लेना शुरू कर दिया था। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। इसका व्यावहारिक मतलब यह हुआ
कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की गई तो उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी, बर्खास्त कर देती थी, और यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। क्योंकि किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की एक नई संस्कृति है वो पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला और इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए अब मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। भारत की भाषाई विविधता। क्या? भारत की भाषाई विविधता। भारत में कितनी भाषाएं हैं, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम जो सूचना 1991 की जनगणना के जो आंकड़े हैं से हासिल होती है और इस जनगणना में लोगों ने 1500 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भिली और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ दिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 114 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। किस में रखा गया था? 8वीं अनुसूची में, और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। भारत की अनुसूचित भाषाएं। क्या? भारत की अनुसूचित भाषाएं और उनको बोलने वाले लोगों का जो प्रतिशत है, तो देखिए भारत में असमिया भाषा जो कि 1.6% लोग बोलते हैं, बांग्ला 8.3%, बोडो 0.1%, डोगरी 0.2%, गुजराती 4.9%, हिंदी 40.2% लोग बोलते हैं, कन्नड़ 3.9%, कश्मीरी 0.5%, कोंकणी 0.2%, मैथिली 0.9%, मलयालम 3.6%, मणिपुरी 0.2%, मराठी 7.5%, नेपाली 0.3%, ओडिया 3.4%, पंजाबी 2.8%, संस्कृत 0.01%, संथाली 0.6%, सिंधी 0.3%, तमिल 6.3%, तेलुगु 7.9% और उर्दू 5.2% लोग हैं वो भारत में इन जो अनुसूचित भाषाएं हैं इनको बोलने वाले लोगों की संख्या है।